दोस्तों, आइए आज उन करंट्स अफेयर्स पर चर्चा करें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि संसद ने भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक इसको पारित कर दिया 2021 को। एक्चुअल में ये विधेयक 2008 का है, लेकिन अभी जो हुआ है 2021 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें सिर्फ दो बातें याद रखनी हैं। एक तो ऐसे हवाई अड्डे जिनकी जो है सालाना जिनमें 35 लाख से अधिक यात्री आना जाना करते हैं, उनको मुख्य हवाई अड्डों के रूप में मान्यता प्रदान करेगा केंद्र सरकार। और साथ ही केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो हवाई अड्डों का वर्गीकरण कर सकती है। एक चीज़ और कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फास्ट ट्रैक न्यायालय थे, जो त्वरित न्यायालय थे, जो महिलाओं और बच्चों के केसेस होते थे, जिनका उद्देश्य होता था कि महिलाओं और बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, तो ऐसे त्वरित न्यायालय योजना को 2 साल के लिए उसकी समयावधि बढ़ा दी है। ये कंटिन्यू 2 साल तक चलते रहेंगे। बाद में हो सकता है इसकी अवधि और बढ़ाई जाती रही। तीसरी बात है कि इसी तरीके से और एक मंत्रिमंडल का निर्णय रहा कि स्कूल शिक्षा के लिए जो समग्र शिक्षा योजना चल रही थी उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 2026 तक। आप इसकी डिटेल देख लीजिएगा। वैसे बता दूं मैं कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2 चीज़ें ध्यान दी जाती थी। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात हो रही थी, और साथ ही शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच सके, ये भी इसका उद्देश्य था। अब हम कुछ और समाचारों की बात करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कोरोना तो चल ही रहा है काफ़ी तेज, उसमें ढिलाई नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र और जो है केरल में कुछ केस बढ़ रहे हैं। और खेल की बात हम करें, आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है घोषित की थी पिछले साल, जिसके 1 वर्ष हो गए हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्नों के हर एग्जाम में आने की संभावना है। इसकी डिटेल आपको देख लेना चाहिए। अभी तो सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य ये है कि भारत को दक्ष कार्यबल प्रदान किया जा सके। मतलब नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें युवाओं के समग्र विकास पर बल दिया गया है। और यह एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थी जो हैं वो उनमें स्किल डेवलपमेंट हो सके, व्यावसायिक कौशल वो प्राप्त कर सकें। मतलब उनमें उद्यमिता की भावना आ सके। उससे ये होगा कि वो नौकरी मांगने वालों में नहीं बल्कि नौकरी देने वालों में शामिल होंगे। तात्पर्य यह है कि अब नई शिक्षा नीति के तहत ये प्रोविज़न रखा गया है या उद्देश्य रखा गया है कि सिर्फ नौकरी के लिए विद्यार्थी न पढ़े, बल्कि उनका जो झुकाव हो एंटरप्रेन्योर की तरफ हो, उद्यमिता की ओर हो। अब हम बात करें परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक न्यूज़ कि वर्तमान में भारत में आपको पता है कि एनर्जी के कई सोर्सेस हैं। थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, पवन ऊर्जा है, इसी तरीके से परमाणु ऊर्जा भी है। लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है इस समय काफ़ी कम मात्रा में है। कुल ऊर्जा उत्पादन का सिर्फ 3.1% जो है वो परमाणु ऊर्जा का योगदान है। क्वांटिटी में यदि हम देखें तो 6780 मेगावाट कुल उत्पादन है इस समय परमाणु ऊर्जा का। इस समय टारगेट ये रखा गया है कि 2031 तक मतलब अगले 10 साल में इसकी जो क्षमता उत्पादन क्षमता 6780 से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट की जाए। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए प्रयासरत है। एक नाम और है पद्मा सचदेवा, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअल में जानी मानी डोगरी कवयित्री थी। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। 22 भाषाओं में इसको मान्यता प्राप्त है, आपको पता होगा। और इसी ये डोगरी भाषा की कवयित्री थी। इनकी एक कविता संग्रह है मेरी कविता मेरे गीत, ये भी आप याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इनका नाम से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। अब हम ओलंपिक की बात करें जो टोक्यो की चल रहा है, तो सबसे पहली न्यूज़ है महिला हॉकी की। कि महिला हॉकी जो है सेमीफाइनल में भले ही अर्जेंटीना से हार गई है, लेकिन फ्राइडे में जो है इसका मुकाबला कांस्य के लिए होगा ब्रिटेन से। और ये पहली बार है कि 41 साल में भारत जो है उस 41 साल में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। ये काफ़ी गर्व की बात है। हालांकि हार गई सेमीफाइनल में एक अलग बात है, लेकिन कांस्य की उम्मीदें अभी बची हुई हैं। मुक्केबाजी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असम की जो मुक्केबाज हैं लवलीना, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। और ये दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है मुक्केबाजी में।
इसके पहले 2012 में मेरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लवलीना असम से हैं और असम की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, और इन्होंने पहली बार ही किसी ओलंपिक में भाग लिया था। असम की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इसके पहले इन्होंने किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं किया। 23 साल की हैं ये और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। कुश्ती की बात करें तो अब तो सिर्फ आपको नाम भर याद रखने खिलाड़ियों के किस खेल से संबंधित हैं। कुश्ती की बात करेंगे तो रवि कुमार दाहिया आपको पता होना चाहिए, कुश्ती से संबंधित हैं। दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। महिलाओं में बात करें तो अंशु मलिक। भाला फेंक जिसे जोवलिन थ्रो कहते हैं, नीरज चोपड़ा जोवलिन से संबंधित हैं। शिवपाल सिंह जोवलिन से संबंधित हैं। अभी जैसा चर्चा हुई कि महिला जो है हॉकी टीम कांस्य के लिए खेलेगी फ्राइडे को, तो महिला हॉकी कप्तान का नाम पता होना चाहिए आपको, रानी रामपाल। कोच का नाम याद कर सकें तो और अच्छा है, सोजर्ड मारिजने। कम से कम आपको महिला हॉकी कप्तान का नाम रानी रामपाल का नाम जरूर याद होना चाहिए। कोच का नाम भी याद कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब महिला हॉकी की बात तो हो गई। पुरुष हॉकी की बात करें टोक्यो ओलंपिक में, तो पुरुष हॉकी के लिए भी कांस्य पदक के लिए मुकाबला जर्मनी से होगा, ये आज होगा। कुश्ती के नामों पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। धन्यवाद।